एक यंग पेशेंट जो पढ़ाई करते करते कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते करते बीमार होके एमएससी पढ़ रही थी, वो बीमार होके पूरा शरीर सूज के मेरे पास आ गई है। 8-9 साल पहले मैंने उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की थी। तो आफ्टर दैट शी कंप्लीटेड हर स्टडीज, शी मैरिड एंड शी इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। नाउ शी इज अ स्कूल टीचर, शी इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स। कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। मणिपाल अस्पताल के डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर उपल सेनगुप्ता जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। दोस्तों, किडनी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो डॉक्टर साहब हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। डॉक्टर साहब, किडनी फेलियर अक्सर देखा जा रहा है, लोग परेशान रहते हैं। किडनी फेलियर की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? किस वजह से ये समस्या देखी जा रही है? तो जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो संख्या है वो धीरे धीरे बहुत हाई होते जा रहा है, एकदम एपिडेमिक प्रोपोर्शन में पहुंच गया है। तो जो 3 मेजर कॉज है किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, वो है डायबिटीज़ का बढ़ना, ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर के बढ़ना, एंड कुछ हद तक विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेना, ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना। दीज आर कॉमन कॉज, ये सारे कॉमन कॉज होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज डेवलप करने के लिए। इसको छोड़ के भी हमारे स्टेट में, हमारे कोलकाता में किडनी स्टोन डिजीज, कुछ जेनेटिक डिजीज जैसे कि सिस्ट का डिजीज, ये सारे कारण से भी किडनी खराब हो जाता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज, एंड इसके नंबर बढ़ रहा है। इस वजह से क्या डायलिसिस यूनिट बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, ये बोला जा रहा है कि अभी इस 2025 है, बाई 2040 तक आज के डेट में जितने डायलिसिस पेशेंट है इंडिया में उसका दोगुना हो जाएगा बाई 2040। तो आपको लग रहा है कि कितना संख्या में किडनी का पेशेंट्स बढ़ रहा है। स्टेज 5 किडनी डिजीज का पेशेंट बढ़ रहा है, और इसके हिसाब से मैं बोलूँगा डायलिसिस यूनिट का नंबर कम है और इन फ्यूचर और भी बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, किडनी की समस्या लेकर जो भी मरीज आपके पास आते हैं, आप उनको डायलिसिस करने की सलाह देते हैं या किडनी प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं? देखिए, किडनी प्रत्यारोपण और किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस दोनों ही सारे किडनी खराब पेशेंट्स के लिए नहीं है। क्रॉनिक किडनी डिजीज जब स्टेज 5 में आ जाता है, शुरू होता है स्टेज 1 में और धीरे धीरे बढ़ के स्टेज 5 में आ जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट का स्टेज 1 में धरा, मतलब आप आ जाए कि पकड़ लिए कि स्टेज 1 में आ जाए और स्टेज 5, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार होता है कि पेशेंट सीधा स्टेज 5 पे हमारे पास आते हैं। जब स्टेज 5 किडनी डिजीज़ होता है, उस टाइम पे आपको पेशेंट को रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में बोलना होता है। तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब किडनी को रिप्लेस करने का काम या तो डायलिसिस मशीन या तो किडनी प्रत्यारोपण के लिए, ये दोनों चीज में डिसाइड करना होता है। अभी इन दोनों में से कौन सा आप डिसाइड करेंगे, ये बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंस है जो पेशेंट है, जो बीमार है, उनके एज, उनके घर में कौन है, ब्लड ग्रुप क्या है, जो देंगे, जो दाता है, उनका
अवेलेबिलिटी क्या है, देना चाहते हैं कि नहीं, कौन सा बीमारी है, बाकी कोई कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं, सिर्फ किडनी की बीमारी है या किडनी के साथ हार्ट का भी बीमारी है, लिवर का भी बीमारी है, ब्रेन का भी बीमारी है, जो कि कई बार डायबिटीज में या ब्लड प्रेशर में हो जाता है। ये सारे चीज़ अगर बहुत ज़्यादा तरीके से है तब किडनी प्रत्यारोपण के छोड़ के हम डायलिसिस पे जाने के लिए बोलते हैं। अगर पेशेंट का एज लगभग उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी 60 तक हम किडनी प्रत्यारोपण सेफ मान के चलते हैं, और मेजर कोमॉर्बिडिटी नहीं है, हार्ट फेलियर नहीं है, लीवर फेलियर नहीं है, पहले कभी स्ट्रोक होके लकवा हो गया है ऐसा नहीं है, चल फिर रहे हैं और एक प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकते हैं, उन सारे पेशेंट्स के लिए किडनी प्रत्यारोपण बहुत बढ़िया थेरेपी है एज कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस। जब आप किडनी प्रत्यारोपण की बात करते हैं या सलाह देते हैं तो डोनर की भी बात आ जाती है, तो ये डोनर कौन हो सकते हैं? देखिए, डोनर हमारे देश में जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं, किडनी प्रत्यारोपण होता है, और सारे दुनिया भर में अगर देखें किडनी प्रत्यारोपण होता है तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हमारे देश में लाइफ डोनेशन ज़्यादा होता है, मतलब जो जिंदा है उनका दोनों किडनी से एक दान करते हैं अपने मर्जी से, इसको लाइफ अल्ट्रुइस्टिक डोनेशन बोलते हैं। हालांकि बाहर के देश में अगर आप देखें, जैसे कि अमेरिका और यूके में अगर देखें, तो जो एक्सीडेंट में और कोई भी स्ट्रोक में ब्रेन डेड हो जाते हैं, इस डेड बॉडी से जो ऑर्गन जो डोनेशन होता है, सिर्फ किडनी नहीं है, किडनी, लीवर, लंग्स, कॉर्निया, आंखों का, ये सारे डोनेशन होता है। उनके देश में ऐसे डिजीज डोनेशन का नंबर ज़्यादा है, हमारे देश में लाइफ डोनेशन का नंबर ज़्यादा है। तो लाइफ डोनेशन जो देते हैं, जो जिंदे दाता देते हैं, कौन कौन सरकारी हिसाब से, मतलब जो रूल के अनुसार अलाउड है देने के लिए, वो है घर वाले जो है अपने वाइफ और हस्बैंड अलाउड है, माता पिता, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर एंड ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ये भी सारे अलाउड है डायरेक्टली देने के लिए। ऐसा कोई देना चाहता है, उनके दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है, देना चाहते हैं अपने मर्जी से, जिसको ऑल्ट्रुइस्टिक डोनेशन बोलते हैं, इनसे भी किडनी ले सकते हैं, लेकिन उनमें सरकारी परमिशन का ज़रूरत होता है। अगर किडनी प्रत्यारोपण की बात आती है तो इसमें रिस्क फैक्टर मतलब कितनी प्रतिशत होती है? देखिए, कोई भी अगर मेडिकल थेरेपी हम बोले, उनमें से कोई एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल रिस्क की बात करते हैं। किडनी प्रत्यारोपण का दो पार्ट है, एक है ऑपरेशन सर्जरी, और दूसरा पार्ट है एक मरीज जो किडनी प्रत्यारोपण जिनका हुआ है वो लाइफ लॉन्ग बाकी जो पेशेंट्स है उनसे अलग है, तो उनको सारे जिंदगी भर मेंटेन करना, ये दो चीज है। तो इमीडिएट सक्सेस रेट ट्रांसप्लांट के बाद, प्रत्यारोपण के बाद, सर्जरी के बाद करीब करीब 99% है। जो होता है दुनिया भर में, धीरे धीरे जितना टाइम बढ़ता है, ये जो प्रत्यारोपित किडनी है ये धीरे धीरे इनका भी एज होता है। तो ऑन एन एवरेज हमारे देश में और कलकत्ता में जो ट्रांसप्लांट होते हैं उनका एवरेज लाइफ स्पैन 15 से 20 साल तक हमने देखे हैं, ऐसा होता है। और इसमें सर्जरी में अगर रिस्क का बात बोले, कोई भी बड़ा सर्जरी में जैसे रिस्क होते हैं, जैसे कोई किडनी पेशेंट्स को और गॉल ब्लडर ऑपरेशन होता है, अगर मान लीजिए कोई लंग्स का ऑपरेशन होता है या हार्ट का ऑपरेशन होता है, उनमें जितना रिस्क है इनमें भी उतना ही रिस्क है। तो रिस्क चारों तरफ से देख के ही करना होता है। और अदरवाइज मैंने बोला कि सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन जो प्रॉब्लम होता है बहुत रेयर है, होता ही नहीं है। सर्जरी के टाइम के बाद इमीडिएटली किडनी को बॉडी रिजेक्ट कर दे, इसका चांस भी बहुत कम है, अगर आप सही जगह सही डॉक्टर और सही नेफ्रोलॉजी टीम के अंदर आपका किडनी प्रत्यारोपण करें। डॉक्टर साहब, अब तक आपने कितने किडनी ट्रांसप्लांट किए हैं? मैंने शुरू में, जैसे मैंने किडनी ट्रांसप्लांट मैंने ट्रेनिंग लिया है पीजीआई चंडीगढ़ से, जो कि देश के जाने माने सेंटर है और सबसे ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट वहाँ पर होते हैं। उसके बाद करीब करीब पिछले 15 साल में मैंने 300 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किया है। उनमें से सिर्फ सीधा ट्रांसप्लांट्स तो होते ही है, डिफ़िकल्ट टाइप का ट्रांसप्लांट होता है, जिनमें से सबसे ज़रूरी है जानना बिना ब्लड ग्रुप मैचिंग के ट्रांसप्लांट। सो हम लोग बिना ब्लड ग्रुप मैचिंग के भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड ग्रुप बी है और आपका बी ग्रुप का ही या ओ ग्रुप का ही आपका दाता चाहिए। ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी या स्किल है कि बी ग्रुप के जो पेशेंट हैं उनको ए ग्रुप भी डोनेट कर सकते हैं। तो सिमिलरली जिनका ओ ग्रुप है तो उनको तो
हम जानते हैं सिर्फ ओ किडनी लगता है, लेकिन हमारे टेक्नोलॉजी में और हमारे जो स्किल्स है उसमें उनको ए बी सब लोग डोनेट कर सकते हैं। तो ये है ABO इनकॉम्पेटिबल ट्रांसप्लांट, ये हमने काफ़ी किया है, काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है। और जो चीज़ है कि जिनका कई बार देखा जाता है कि जो डायलिसिस पेशेंट है वो कई बार ब्लड ले लेते हैं, कई बार कोई ऑपरेशन होता है, कई बार प्रेगनेंसी का हिस्ट्री रहता है पहले जो फीमेल मरीज आते हैं, तो ये सारे पेशेंट्स में बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म्ड रहता है, उनको ट्रांसप्लांट करना डिफिकल्ट होता है, इनको सेंसिटाइज्ड पेशेंट बोलते हैं। तो ऐसे सेंसिटाइज्ड पेशेंट्स को, और एक कैटेगरी है जिनका सेकंड ट्रांसप्लांट, थर्ड ट्रांसप्लांट हो रहा है, ये भी सेंसिटाइज्ड पेशेंट है, इनका ट्रांसप्लांट करना डिफिकल्ट है। ये सारे डिफिकल्ट ट्रांसप्लांट्स, इसको छोड़ के जो मैंने बोल रहा था कोमॉर्बिडिटी के साथ ट्रांसप्लांट, हार्ट के डिजीज के साथ, हार्ट फेलियर को कम करके, हार्ट में जो नाली में ब्लॉक था, कार्डियोलॉजिस्ट हमारे टीम के स्टेंट डाल के या बाईपास करके उनको ठीक करने के बाद 3 महीने के अंदर हम ऐसे मरीज को ट्रांसप्लांट करके ठीक करके घर भेज दिए हैं। सर, आपने 300 से भी ज़्यादा ट्रांसप्लांट किए हैं, तो ये सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा रहा होगा। कोई ऐसा यादगार लम्हा जिसे आप साझा करना चाहेंगे ड्यूरिंग ट्रांसप्लांट प्रोसेस? देखिए, हर ट्रांसप्लांट मरीज जब घर जाते हैं और दिखाने के लिए आते हैं तो हमेशा यादगार लम्हा होते हैं। कई बार जो आइडियल है कि डायलिसिस शुरू होने से पहले ट्रांसप्लांट हो जाए, हमारे देश में होते नहीं हैं। कई बार पैसे का इंतजाम, डोनर का इंतजाम, घर में कौन देगा, डिसीजन लेना, ये सब करते करते डायलिसिस शुरू हो ही जाता है और उसके बाद पेशेंट डायलिसिस लेते लेते ट्रांसप्लांट के बाद एकदम डायलिसिस बंद हो जाता है और पेशेंट घर में जाके एक दूसरा लाइफ लीड करते हैं। फिर पेशेंट आके जो मुझे बोलते हैं, मुझे स्टिल रिमेंबर एक यंग पेशेंट जो पढ़ाई करते करते कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते करते बीमार होके MSc पढ़ रही थी, वो बीमार होके पूरा शरीर सूज के मेरे पास आ गई है, तो उनको डायलिसिस शुरू करना पड़ा। तो दे वर फ्रॉम अ वेरी नॉट सो वेल ऑफ फैमिली। उनके पिताजी टैक्सी चलाते थे, पीला वाला जो टैक्सी होता था वो टैक्सी चलाते थे। तो पिताजी ने बोला मुझे गुड़िया को किडनी देना है। तो आज से करीब 8-9 साल पहले मैंने उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की थी। तो आफ्टर दैट शी कंप्लीटेड हर स्टडीज, शी मैरिड एंड शी इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। नाउ शी इज अ स्कूल टीचर, शी इज लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ। जब हमारा कोई भी ट्रांसप्लांट रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं, कोई भी पदयात्रा होते हैं, वॉकिंग होता है, शी ऑलवेज टेक्स पार्ट, ऑलवेज कम्स एंड मीट्स मी। तो ये बहुत उनको देखते हैं तो यादगार लम्हा रहते हैं कि एक यंग गर्ल जिनका लाइफ ख़त्म होने वाला था, शी हैज़ कम्प्लीटली फुलफिल्ड हर ड्रीम्स एंड लिविंग अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर मैरिज। एंड उनके पिताजी भी अभी भी टैक्सी चलाते हैं, वो भी ठीक है। सर, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि सर्जरी के बाद किस तरह की एहतियात बरतनी पड़ती है? ऐसा कुछ नहीं है जो हमें कॉमनली सुनने के लिए मिलता है कि कांच के घर में रहना। एग्जैक्टली मैं पूछना चाह रहा था। तो ये सब हमें भी सुनने के लिए मिलता है कि पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब कैसे करेंगे। जो गांव से आते हैं, जो शहर के छोटे जगह से आते हैं, तो ये सब कांच के घर बनाना, ये सारे मिथ्स है, ये सच बात नहीं है। हम लोग घर में जैसे कॉमनली साफ सुथरा करते हैं, घर के बिस्तरे का झाड़ पोछ करना, शुरू में चादर हर दिन बदलना, घर का जो जमीन है, जो फ्लोर है, उसको पोंछा लगाना, घर में इनफ सनलाइट आना है, और 3 महीना, पहला 3 महीना ज़्यादा बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर रहना है और घर के लोगों के साथ मिलना है। यू कैन हैव, घर के लोगों के साथ आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ कर सकते हो, अकेला रहने का ज़रूरत नहीं है। बाथरूम साफ सुथरा रहना है। कई घर में एक ही सिंगल बाथरूम रहता है, दोनों पेशेंट और बाकी लोगों के लिए अलग बाथरूम नहीं रहता है। अगर आप उसको भी साफ सुथरा रखें तो अलग बाथरूम का भी ज़रूरत नहीं होता है। ट्रांसप्लांट और किडनी प्रत्यारोपण करने के बाद जो रूल्स, नियम फॉलो करना होता है वो काफ़ी इजी है। देखा जाए तो वो शुरू से ही हमारे पुरखों ने हमें सिखा के रखा है कि हेल्थ एंड हाइजीन का जो बेसिक रूल है वही करना होता है। सर, मणिपाल अस्पताल में जितने भी किडनी की समस्याएं लेकर मरीज आते रहते हैं, मणिपाल अस्पताल किस तरह की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है? देखिए, मणिपाल अस्पताल आप जानते हैं कि ये देश का वन ऑफ द बिगेस्ट अस्पताल ग्रुप है, और किडनी का डिजीज़ का इनका जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही स्पेशल है। हर पेशेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और किडनी डिजीज़ का सारे सुविधा यहाँ पर मौजूद है अस्पताल में। वो
एकदम किडनी खराब हो गया, जिसको यूरिन बंद हो गया, इसको AKI बोलते हैं, उसको शुरू करके क्रॉनिक किडनी डिजीज का डायग्नोसिस स्टेज 1 से स्टेज 5 तक पेशेंट को गाइड करना, फिर आप किडनी प्रत्यारोपण करना चाहते हैं उसके लिए गाइड करना, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका किडनी प्रत्यारोपण के बाद जो डॉक्टर के साथ पेशेंट का जो रिलेशन होता है वो दोस्त का रिलेशन होता है, जिंदगी भर का रिलेशन होता है। वो रिलेशन मेंटेन करने के लिए सिर्फ डॉक्टर नहीं है, एक टीम है, जो पेशेंट हमेशा फील करते हैं कि एक टीम हमारे साथ ऑलवेज कनेक्टेड है और यही मेरा घर है। हमारा सारे पेशेंट एक बार जब आते हैं और यहाँ से इलाज लेते हैं तो वो सोच के जाते हैं यही मेरा घर है, और जो फीलिंग है वो पूरा एकदम घरेलू फीलिंग है, इसमें प्रोफेशनलिज्म दिखता नहीं है। पेशेंट के साथ जो हम बर्ताव करते हैं, पूरा टीम जो बर्ताव करते हैं, वो एकदम हार्ट टू हार्ट फीलिंग होता है, इसीलिए पेशेंट से यहाँ पर आने के लिए पसंद करते हैं और एक बार दिखाने के लिए दूसरा नई जगह नहीं जाते हैं। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि किडनी प्रत्यारोपण करवाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है? देखिए, किडनी प्रत्यारोपण करने के लिए जो एग्जैक्टली जितना खर्चा आएगा वो तो डिपेंड करता है डोनर और रेसिपिएंट का। तो बेसिकली जो हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है वो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देंगे। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि कलकत्ता में जितने जगह किडनी ट्रांसप्लांट होता है, मैं काफ़ी जगह काम करने के बाद मणिपाल में भी एसोसिएटेड हूं, तो इनका जो किडनी प्रत्यारोपण का खर्चा है वो पेशेंट्स को, मतलब मिडिल क्लास और लोअर क्लास पेशेंट को सोच के ही किया गया है एंड इज वेरी अफोर्डेबल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्ते। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট।